आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यमुना छवि का भाग 2 लेकर। यह यूपी बोर्ड कक्षा 12 में हिंदी साहित्य यानी काव्य के अंतर्गत जो आपकी काव्य की पुस्तक है उसमें निर्धारित है, पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और इसका आज दूसरा भाग है यमुना छवि भाग 2। ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और ये कई प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के पाठ्यक्रम में भी है, तो इसलिए आप सभी इसे देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जलमा बहु साजत। कबहु होत सत, ये ब्रज भाषा में लिखा गया छप्पय छंद है। और कबहु होत सत, यहाँ पर सत का अर्थ 100 से है, चंद यानी चंद्रमा। तो कवि जो है वो यमुना की छवि को देखकर कह रहा है कि उसमें पड़ता हुआ प्रतिबिंब जो चंद्रमा का यमुना के जल में पड़ रहा है, तो उसको देखकर कवि कहता है कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। दूरी माने छिपना, भाजत माने दौड़ना, भागना। कबहु प्रगटत, और कभी प्रकट हो जाता है यानी कभी दिखाई देने लगता है। कबहु होत सतचंद, सत का अर्थ यहाँ पर 100 से है, यानी 100 चंद्रमा हो जाते हैं, क्योंकि लहरें जब चलती हैं तो लहरों में प्रत्येक लहर में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और वो सैकड़ों रूप में यमुना जी के जल में सैकड़ों रूप में दिखाई देता है। कबहु प्रकटत दूरी भाजत, और कभी कभी तो वो प्रकट होता है, कभी लहरों की तेजी से ऐसा लगता है कि छिपके भाग गया, यानी लहरों के तेजी के कारण, लहरों के वेग प्रवाह के कारण वह दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगता कि छिप गया है अथवा लहरों के साथ भाग गया है। पवन गवन बस बिंब रूप जलमा, जल में बहु साजत, यानी पवन यानी वायु, गवन माने चलते समय, बस बिंब रूप जल में बहु साजत, और जब पवन चलती है, वायु चलती है, तो उसके पड़े हुए प्रतिबिंब रूप जल में बहु साजत, उसका जो स्वरूप है, जो रूप है, जल में बहुत प्रकार से बिंब प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी पवन के चलने पर चंद्रमा के कई प्रतिबिंब जल में दिखाई देते हैं या सुशोभित होते हैं, बहु साजत सुशोभित होते हैं। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। अब कवि कहता है कि मनु शशि, मानो, शशि माने चंद्रमा, भरी माने भर कर, अनुराग यानी प्रेम, ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा प्रेम में डूब कर जमुन जल, यमुना जी के जल में लौट रहा है, यानी लोटत डोले, डोल रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना जी के जल में भर रहा है, पड़ रहा है, तो उसमें ऐसा लगता है कि मानो शशि, चंद्रमा जो है वो प्रेम में अनुरक्त होकर प्रेम भरे हृदय से यमुना जी के जल में लौट रहा है, यानी बहुत प्रसन्न है, उसके हृदय में प्रेम भरा है। प्रेम भर कर हृदय, प्रेम पूरित हृदय को लेकर यमुना जी के जल में लौटता हुआ डोल रहा। डोल इसलिए कहा क्योंकि लहरें बराबर आती जाती हैं, तो उसका प्रतिबिंब डोलता है, स्थिरता उसमें नहीं है, इसलिए डोले शब्द का प्रयोग हुआ है। कै तरंग की डोर हिंडोरर करत कलोल है, और या फिर तरंग की डोर, कल्पना कर रहा है कवि, या तो फिर कै तरंग, यहाँ पर संदेह अलंकार है। कै शब्द जो है वो प्रस्तुत करता है कि बताता है कि यहाँ पर संदेह अलंकार है। कै तरंग की डोर हिंडोरर करत कलोल है, और कै बाल गुड़ी नभमय उड़ी सोहत इतुत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। अब कवि जो है वो कह रहा है कि ऐसा लगता है या तो फिर तरंग की डोर, तरंग यानी यमुना जी के जल में उठने वाली लहरों की डोर से हिंडोरन करत डिलोल है, यानी झूला झूल रहा है, किल्लोल कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। कह बालगुड़ी नभ में उड़ी, अथवा लग रहा है कि बालगुड़ी पतंग, बालगुड़ी पतंग को कहते, तो ऐसा लगता है कि बालगुड़ी नभ में उड़ी, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा का आकार भी गोल होता है, और बालगुड़ी नभ में उड़ी, तो ऐसा लगता है कि जो तरंग की डोर है वह बंधी है चंद्रमा रूपी पतंग में। कै ना बालगुड़ी नभ में उड़ी,
सोहत इत उत धावती, ऐसा लगता है कि वह आसमान में उड़ रही है। और सोहत इत उत का अर्थ होता है इधर उधर, धावती अर्थात दौड़ रही, क्योंकि यमुना जी की तरंगे चलायमान हैं तो वो बराबर इधर उधर डोल रही हैं। कई अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, अथवा ऐसा लगता है चंद्रमा का रूप बहुत सुंदर है तो चंद्रमा के रूप में कवि ने कल्पना की है ब्रज रमणी की, अर्थात किसी गोपी की, सुंदर नायिका की। तो ऐसा लगता है कि कई अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, यानी ऐसा लगता है कि कोई ब्रज रमणी जल में स्नान, अवगाहत माने अवगाहत का अर्थ होता है लिपटना, तो लिपटना अर्थात स्नान करती हुई या उसमें डूबती हुई, कई अवगाहत या उसमें डूबती हुई डोलत को, यानी उसमें पानी के अंदर चलती हुई, डोलती हुई, हिलती हुई को ब्रज रमणी, कोई सुंदर नायिका जल में आ रही है। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष, जुग का अर्थ होता है युगल, युगल क्योंकि ब्रज भाषा है ना तो इसमें यहाँ पर ये लोक बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मानो, मानो युग यानी युग, पक्ष, पक्ष का अर्थ पक्ष यानी उजाला पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो युग माने दोनों, मानो दोनों पक्ष प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष सम्मुख दिखाई देने वाले, होत मिट जात जमुन जल, ऐसा लगता है कि मानो दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही प्रत्यक्ष पहले होते यानी दिखाई देते हैं और फिर होत मिट जात और फिर वो मिट जाते हैं। कभी कृष्ण पक्ष दिखाई देता है, कभी शुक्ल पक्ष दिखाई देता है और उसी जमुना जल में मिट जाता है। जमुना का जल काला है, श्यामला है और चंद्रमा जो है वह सफ़ेद है, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं जो प्रत्यक्ष से प्रकट होते हैं और फिर जमुना जी के जल में ही विलीन हो जाते हैं। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, यानी या तो फिर अब कै यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। कै तारागण मनु उत्प्रेक्षा अलंकार, कै तारागण ठगन लुकत, लुकत माने छिपते हैं, ठगन माने छल करना उनके साथ, या तो फिर वो तारागणों के साथ, तारों के समूह के साथ उनके साथ छल कर रहे हैं। लुकत माने छिप जाते हैं, कभी छिप जाते हैं कभी प्रकट हो जाता है शशि अविकल। अब इसमें कवि कल्पना कर रहा है कि मानो चंद्रमा तारों के समूह के साथ, तारागणों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है और शशि अविकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कै अथवा कालिंदी यानी यमुना, नीर यमुना का जल, उसमें पड़ने वाली तरंगें, जितो उपजावत, कालिंदी का नीर जितनी तरंगें उत्पन्न करता, जितो माने जितनी, उपजावत उत्पन्न करता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अर्थात कालिंदी का नीर अर्थात यमुना का नीर जितनी तरंगों को उत्पन्न करता है, तितनो ही धर रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप रखकर वह मिलने के लिए उसको मिलने के लिए अर्थात यमुना जी को मिलने के लिए चंद्रमा दौड़ता है, क्योंकि तरंगों में जितनी तरंगे हैं उतने ही प्रतिबिंब चंद्रमा के जल में पड़ रहे हैं। तो कवि ने वही कल्पना की है कि जितने कालिंदी का नीर जितनी तरंगों को उत्पन्न करता है उतने ही रूप रखकर, यानी प्रत्येक तरंग में एक प्रतिबिंब चंद्रमा का पड़ता है और उतने ही रूप रखकर चंद्रमा उससे मिलने के लिए दौड़ता है। धावत माने दौड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, यानी कै बहुत अथवा बहुत सी चकई चलत। अब एक तो कल्पना ये की है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है और जितनी तरंगे हैं उतने ही चंद्रमा के प्रतिबिंब हैं, और दूसरी कल्पना कवि ने की है कि कै बहुत रजत चकई चलत, रजत का अर्थ होता है सफ़ेद और चंद्रमा की ज्योत्सना यानी चंद्रमा की जो पड़ने वाली किरणें हैं वे भी सफ़ेद हैं। कै बहुत रजत चकई चलत, आपने देखा होगा कि जल में भंवर जैसी बन जाती है, यानी गोल गोल चक्र जैसा। आप अगर कभी किसी नदी के किनारे गए होंगे तो उसके प्रवाह में देखा होगा कि गोल गोल चक्र जैसा बन जाता है जिसको भंवर बोलते हैं, और उस पर चंद्रमा का सफ़ेद प्रतिबिंब, चंद्रमा की श्वेत किरणें पड़ रही हैं। रजत का अर्थ श्वेत होता है, वैसे तो चांदी होती है लेकिन यहाँ पर अर्थ श्वेत से है। तो या तो फिर चंद्रमा की श्वेत किरणें पानी पर पड़ रही हैं और वो गोल प्रतिबिंब ऐसा लगा है, ऐसा लगता है कि चकई चल रही, यानी भंवरें
भंवर जो बन रही है वह गतिमान है अर्थात चल रही है। कै फुहार जल उच्छरत, और फिर कभी कल्पना करता है कभी कै फुहार जल उच्छरत, अथवा जल का जो है वो फुहार के द्वारा उछल रहा है फुहार से, यानी जल की फुहार उछल रही है अर्थात जल उछल रहा है। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, अब यहाँ पर निशिपति को चंद्रमा को क्या बना दिया, मल्ल का अर्थ होता है पहलवान, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि अनेक प्रकार से उठी बैठत कसरत करत। जिस प्रकार पहलवान जो है वो विभिन्न प्रकार से कसरत करता है, उसी प्रकार चंद्रमा रूपी पहलवान भी अनेक प्रकार से अनेक विधि माने तरीका, अनेक तरीके से अनेक प्रकार से उठी बैठक उठता है बैठता है और कसरत कर रहा है। अब आगे देखिए, कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत कहूँ कांड का रंडब उड़त, यानी कहूँ कूंजत कहूँ कलहंस, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप देख लीजिए आप पुस्तक से। कूंजत कहूँ कलहंस यानी कहीं पर कल हंस गूंज रहे हैं, और कहूँ मज्जत यानी स्नान कर रहे हैं, कहूँ कारंडब उड़त, और कहीं पर कारंडब पक्षी उड़ रहे हैं। ये यमुना की शोभा का वर्णन है कि कहीं कहीं पर राजहंस चल रहे हैं, राजहंस कूंज रहे हैं, कहूँ मज्जत स्नान कर रहे हैं। कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत कहूँ कारंडब उड़त, कहूँ जल कुक्कुट, कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा, यानी जल का मुर्गा चक्रवाक, कहूँ बसत यानी कहीं पर जल कुक्कुट हैं, कहीं पर चक्रवार चकवा है, बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। ये तो सब यहाँ पर नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, और बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, ये तो सब यहाँ पर स्थित ही है, बसत यानी रहते हैं या स्थित है। और कहूँ बक यानी बगुला, कहीं पर बगुला जो हैं वे ध्यान लगाते हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत, सुख अर्थात तोता, पिक अर्थात कोयल, जल कहूँ पियत, तोता और कोयल जल पीते हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर भ्रमरावली यानी भ्रमर धन अवली, अवली का अर्थ होता है झुंड समूह, यानी कहीं कहीं पर भ्रमरों की भौरों की जो झुंड है जो समूह है वह गुंजायमान है अर्थात वह गा रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, और कहीं पर किनारे पर बहुत से मोर, बहु माने बहुत से अधिक संख्या में मोर, रोर विविध पक्षी करत यानी बहुत प्रकार से पक्षी शोर कर रहे हैं। जन पान नहान करी मुख भरे तट शोभा सब जिय हरत, जन माने लोग, पान माने जल का पान करना यानी जल पीना, नहान यानी स्नान करना, करी सुख भरे तट यानी बहुत से लोग यमुना के तट पर पान करने से, स्नान करने से उनके हृदय जो हैं वे सुख से भरे हुए हैं, यानी आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं यमुना का जल पीकर और उसमें स्नान करके। शोभा सब जिय हरत, और ये जो यमुना जी की शोभा है वह सभी के मन को हरण करने वाली है, यानी बहुत मनोहारी है, सबके मन को प्रसन्न करने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और फिर मैं आपको जहाँ पर भी कोई समस्या होगी तो उसका समाधान मैं करने को तैयार हूँ, और ये आपका क्रमशः जारी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। आपके कक्षा 12 के जो साहित्यिक हिंदी है और उसमें जितने भी कवि आपकी पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उन सभी की रचनाओं को मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, और उसके बाद फिर जो अगला अंक होगा, पहले तो आपको ये सब पढ़ना है, कापी का जो दिया है पद्यांश उसका अर्थ पढ़ना है, और उसके उपरांत जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो परीक्षा में किस तरह से आपके पूछा जाता है उन प्रश्न पत्रों को भी मैं हल कराऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से इसी भांति। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।